हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड के अंदर हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। साथ में ही आपसे डिस्कस किया जाएगा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, तो 4 टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम एक प्रकार, जब भी हम कभी रिसर्च करते हैं तो हमें एक कोई भी प्रॉब्लम्स डिसाइड करनी होती है या कोई क्वेश्चंस होता है एक प्रकार से। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया तो उसका हमें क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्रकार का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो रिसर्चर होता है तो उसका क्या करता है, आंसर को फाइंड आउट करता है इस रिसर्च के अंदर। ओके, तो रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रकार का क्या है, क्वेश्चन है। इट इज ए क्वेश्चन दैट ए रिसर्चर्स वांट टू आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम्स दैट ए रिसर्चर्स वांट टू सॉल्व, मतलब कि एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करना चाहता है रिसर्चर। ठीक है, फिर है जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना और फॉर्मुलेशन करना। ये फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की। मतलब कि जो भी हमारी रिसर्च प्रोसेस है, तो हम कभी भी कोई भी रिसर्च प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफिकेशन करना और उसको फॉर्मुलेशन करना। ठीक है, इसके बाद में चलता है डेफिनेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर, ए प्रॉब्लम इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट दैट आस्क व्हाट रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कहना क्या चाहती है ये बोलना चाह रही है कि एक जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक प्रकार का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बोल सकते हो, स्टेटमेंट बोल सकते हो इसको, जो क्या बताती है, जो वो बताती है रिलेशंस जो हमारे एग्जिस्ट या तो अवेलेबल जो भी वेरिएबल्स होते हैं, टू या मोर वेरिएबल्स, तो उनके बीच में क्या बताती है, रिलेशंस को बताती है। ओके, तो अब चलते हैं सोर्स के ऊपर। डेफिनेशन समझ में आई आपको कि क्या बताती है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस या स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो 2 या मोर वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप को बताता है। ओके, फिर आगे चलते हैं सोर्स। तो देखिए, सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स आप खुद सोचिए। मतलब कि मेरे का रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब कि क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट होगा, कि मैं है ना कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस कर, मतलब कि क्लिनिकल ड्यूटीज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यार ये प्रोसीजर है ना, ये ऐसे नहीं होके इस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि दूसरे तरीके से होना चाहिए। या जो भी कोई भी टूल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है ना, वो दे नहीं रहा। तो हमारे पास मतलब कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार ये एक्यूरेट नहीं कर रहा, तो मैं क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ कि जो या ऐसा टूल्स बना सकता हूँ जो इसको सोल्व कर सकें। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे सके, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो क्या क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का टॉपिक क्या रहेगा, रिसर्च प्रॉब्लम क्या रहेगी। ओके, सेकंड है प्रैक्टिकल नॉलेज। भाई, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। ठीक है, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है तो आपको पता रहेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से वर्क करना चाहिए था, ये टूल्स इस प्रकार से वर्क करना चाहिए था, ये प्रोसीजर इस प्रकार से होना चाहिए था। बट अगर वो प्रोसीजर उस हिसाब से नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या नया जनरेट कर सकते हो, लोगों की भलाई के लिए आप क्या नया स्टेप्स फॉलो करवा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो वो होता है इसके अंदर रिसर्च का प्रॉब्लम यहाँ से उठेगा, मतलब कि आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर होता है प्रीवियस रिसर्च, मतलब कि इससे पहले क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, तो उसके बेसिस पे हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मतलब कि जो पहले से अवेलेबल जो थ्योरीज है उनको बेस बना के हम रिसर्च कर सकते हैं। ओके, फिर होता है कॉन्स्टेंट कंसल्ट। हम कंसल्ट विद एक्सपर्ट, हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे कि देखिए जो भी एक्सपर्ट रहेगा उसने कभी कभी रिसर्च की होगी, कभी ना कभी रिसर्च की होगी, तो जब वो रिसर्च करेगा तो उसको पता रहेगा कि मेरे को इस फील्ड के अंदर क्या आई थी, प्रॉब्लम आई थी, तो वो हमें एक सजेशन दे सकता है कि आप ना इस फील्ड के अंदर वर्क कीजिए, इसमें रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, फिर देखते हैं कि जो सोशल इश्यूज़ है, अभी जो करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं उनके बेसिस पे भी हमारी जो प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है। फिर आता है इंट्यूशंस। ठीक है, इंट्यूशन की बेसिस पे भी अपन इसको कर सकते हैं। फिर करंट इश्यूज़, जो अभी करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं उनके बेसिस पे हमारे क्या कर सकते हैं, सोर्स का काम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सोर्स समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्राइटेरिया होने से ये फ़ायदा मिलेगा कि हम उस रिसर्च प्रॉब्लम पे वर्क करें कि नहीं करें। ठीक है, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, या ठीक है आइडेंटिफाई कर ली जिससे सोल्व करना ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो ही हम क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपको यहाँ से देखना पड़ेगा
ठीक है, यहाँ से देखना सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब कि जो हमारा, देखिए हम किस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके सिग्निफिकेंस को वो मेंटेन करके रखें, उसके जो महत्व है उसको बनाए रखें। ओके, गॉट इट। फिर आगे चलते हैं, ओरिजिनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, न्यू होनी चाहिए प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो पिछली बार मतलब कि किसी ने 8-10 साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कर रखी है उस पर और वापस से आप उसी पे रिपीटेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं रहेगा उस रिसर्च करने का, ठीक है। अगर आप उससे आगे कर रहे हो ना तब तो बेनिफिशियल है, ठीक है, मतलब कि कोई रिसर्चर ने रिसर्च कर दी, जहाँ छोड़ दी उसके आगे अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो वो बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप उसी रिसर्च को वापस से रिपीट कर रहे हो ना तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा आपके लिए, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। फिर आता है रिसर्च होती है कैसे होनी चाहिए? फेशिएबल होनी चाहिए। फेशिएबल बोले तो ठीक है, फेशिएबल का मतलब होता है रिसर्चेबल, जिसको हम रिसर्च कर सकें, और सोल्वेबल, जिसको हम क्या कर सकें? सोल्व कर सकें। क्या कर सकें? सोल्व कर सकें। ओके, इसके बाद में आता है इंटरेस्टिंग। जो भी रिसर्च होती है वो कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग के साथ साथ क्या कैसी होनी चाहिए? इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नई होनी चाहिए, कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, रिलेवेंट टू गवर्नमेंट थ्रस्ट, ठीक है, मतलब कि रिलेवेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। और मेजरेबल एंड टाइम बाउंडेड होनी चाहिए, जिसको हम मेजर कर सकें, और टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। ओके, इसके साथ ही आता है बेस्ड ऑन करंट। जो भी करंट प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो आप एक बार इनको रीड आउट कीजिए। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बनाऊंगा बढ़िया, जो साइड में लिखी हुई है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो इन ट्रिक्स से याद करना थोड़ा क्या ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और देखिए याद इनको आप एक बार पढ़ोगे ना तो जैसे कि 10-12 है, ठीक है, तो इनमें से आपको 5 से 8 लगभग याद रहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे लिख के आना, कंप्लीट लिख के आना, तो एक तो छोटी सी ट्रिक बना लोगे ना, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि वो कंप्लीट आपके एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा आप लिख के आ जाओगे। ओके, तो फर्स्ट है स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए उसके अंदर। लॉजिकल होनी चाहिए, फेशिएबल होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टेबल होनी चाहिए, और मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मेजरेबल 2 बार आ गया क्योंकि वो एक लॉ फ्रॉम और स्मार्ट है, तो इसको हम टर्मिनोलॉजी की ट्रिक बनाई थी, तो उसके बेसिस पे ही इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट से याद रखना स्मार्ट और लॉ फ्रॉम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो उसको हमने स्मार्ट लॉ फ्रॉम से याद किया था। S4 बोले तो स्पेसिफिक, M बोले तो मीजरेबल, A बोले तो अटेनेबल, और R बोले तो रियलिस्टिक, और T बोले तो टाइम बाउंडेड, ठीक है। और लॉ फ्रॉम में LO को लेना है, लॉ बोले तो लॉजिकल होनी चाहिए, F बोले तो फेशिएबल होनी चाहिए, ठीक है। O बोले तो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, R बोले तो रिलेवेंट होनी चाहिए, U बोले तो अंडरस्टेबल, और M बोले तो मीजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने लिखा है। लेकिन आपको जब भी एग्जामिनर में क्वेश्चन आए ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम बनाइए, तो एक नीचे बीच में गोला बनाना है जिसमें लिखना है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उसके चारों तरफ करके मतलब कि लाइनिंग करके फिर एक गोलो में है ना सारे ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको फाइंड आउट कर देना। फिर अगर वो बोले कि 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो स्पेसिफिक कैसी होनी चाहिए, एक हमारी जो भी रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप 1-2 लाइन लिख देना। मीजरेबल जिसको हम मेजर कर सकें उसके बारे में बता देना, अटेनेबल जिसको हम अटेन कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा 1-1, 2-2 लाइन इनके बारे में लिख देना, 15 खुद से लिख देना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ओनली फॉर जो आपका जो चार्ट बना के आओगे ना उसी को परफॉर्म करेगा, उसी को देखेगा और उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। ओके, फिर आता है इंक्लूड द ऑब्टेनिंग आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस या टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। देखिए इसके द्वारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसके द्वारा हम इसके अंदर क्या प्राप्त करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। जो भी हमारी रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसका क्या करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। या जो भी हमारी हाइपोथेसिस है तो उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, 2 चीज़ें करते हैं इसके अंदर। स्पेसिफिक कंप्लीसमेंट होना चाहिए इसके अंदर, मतलब कि स्पेसिफिक कंप्लीसमेंट मतलब कि उसको कंप्लीट करने की जो कंप्लीसमेंट कर सके अपन उस चीज़ को, ठीक है। फिर आता है नीड, कहाँ नीड पड़ती है इसकी, मतलब कि देखिए रिसर्च प्रॉब्लम की नीड क्या होती है, हेल्प करती है रिसर्चर्स टू फोकस, मतलब ये फोकस स्टडी करने के लिए क्या करती है, उसको एक बेस प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि जैसे कि हम रिसर्चर हैं तो हमें स्टडी करनी है डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर या जो टूल्स वगैरह हैं उनके ऊपर। अब रिसर्चर ने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उसको है ना बीपी का भी आ गया माइंड में कि यार बीपी पे भी करना है, मेरे को बीपी पे भी कर सकता हूँ मैं इस प्रकार से, तो लेकिन फिर उसको है ना ध्यान आएगा कि मेरी प्रॉब्लम जो रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस पे है, तो उसका फोकस उस डायबिटीज़ मेलाइटस पे वापस लाने के लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, ऑर्गेनाइज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में चलने के लिए उसको हेल्प करेगा, ठीक है। अवॉइड करेगा अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं ना उनको क्या करेगा, अवॉइड कराने में क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी हेल्प करेगा, एग्जाम वो रिसर्चर की हेल्प करेगा। फिर होता है डायरेक्शन, ठीक है, एक प्रकार की डायरेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
फिर आती है इसकी स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए ये जो स्टेप्स है ना, ये आप याद करके जाना अच्छे से। मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा, 4 एक टर्म बताऊंगा उसके अंदर, मतलब कि आपको वो 4 वर्ड है वो याद रहेंगे, तो आप ये रिसर्च का जो स्टेप्स है उसको अच्छे से परफॉर्म कर दोगे। पहला हो गया एरिया, सेकंड हो गया लिटरेचर, तीसरा हो गया डिलिमिटेशन और चौथा है इवैल्यूएशन। 4 चीज़ें आपको याद करनी है इसके अंदर। क्या क्या? एक तो एरिया हो गया, ठीक है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, फिर डिलिमिटेशन हो गया और इवैल्यूएशन हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, हमें रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए, तो रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए तो हमें कोई पर्टिकुलर एरिया चाहिए होगा कि किस एरिया में हमें रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है, मतलब कि रिसर्च करनी है, तो पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कोई, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें हेल्थ के सेक्टर में करना है काम, या फिर किसी फैक्ट्री के निर्माण में या किसी भी और चीज़ में अपने को वर्क करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करना है। फिर हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, भाई उस एरिया में हम जब वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले उस एरिया के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडीज हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेंगे। कहीं हमारे से रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, या हम वापस से वही स्टडी तो नहीं करते जो पहले से हो चुकी है, तो उसका हमें रिव्यू लेना पड़ेगा। रिव्यू लेने से क्या फ़ायदा रहेगा? रिव्यू लेने से ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी उस रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के अंदर जो टूल्स वगैरह एनालिसिस के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किए थे, उनका भी अपन को क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना जरूरी होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि फिक्स बाउंड्रीज डिसाइड करना, रिसर्चर के द्वारा बाउंड्रीज डिसाइड करना, ओके। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डिलिमिटेशन, हाइपोथेसिस, अजम्पशंस, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस क्लास को जरूर देखिए, आपको इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 8 चैप्टर्स को 8 लेक्चर में कंप्लीट करने का जो मेरा वादा है, मैं करने का प्रयास करूँगा, उसको पूरा करने का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी हमने डिलिमिटेशंस वगैरह डिसाइड की थी, तो उसका क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। भाई इवैल्यूएशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने बनाई है वो सही भी बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन होने के बाद में पता चल गया कि चल ठीक है यार, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम सही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मुलेट कर देंगे, ठीक है। ये 4 स्टेप है, 5 स्टेप है, 5वां तो फॉर्मुलेशन वाला ही है। तो 4 जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखना। एक तो रिसर्च एरिया डिसाइड करना, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना, फिर थर्ड पे आएगा डिलिमिटेशन आएगा, और चौथे पे क्या आएगा, इवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। 5वां तो आपका फॉर्मुलेट द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, ओके। अब चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है हमारा, तो इसके अंदर से 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एक बार आप अच्छे से देखिए, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को वापस से देखना। फिर आते हैं अपन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। भाई हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव बनाना भी आसान चीज़ नहीं होती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव हमें बने बनाए मिल जाए तो वो ईजी होता है, और अगर हमें बनाना पड़े ना तो वो थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेटमेंट की क्या, वो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो अपन देखते हैं। ए स्टेटमेंट ऑफ ए रिसर्च ऑब्जेक्ट कैन द सर्व टू गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ ए रिसर्च, मतलब कि एक गाइड की तरह काम करता है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारी जो भी रिसर्च है उसके अंदर हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सेकंड है, ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज ए, कैसा होना चाहिए, जो हमारा रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बोले तो साफ सुथरा होना चाहिए, कंसाइज बोले तो छोटा होना चाहिए। और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जिसे हम लिख सकें, निबंध के रूप में लिख सकते हैं। निबंध का मतलब ये नहीं होता डिस्क्रिप्ट करना, डिक्लेरेटिव मतलब कि डिक्लेयर मतलब कि उसको एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वर्ड के अंदर ही हमने उसको रख के छोड़ दिया है, मतलब कि पूरा लाइन स्टेटमेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। विच प्रोवाइड, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो भी वेरिएबल्स के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं जिन पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, तो उनके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब कि जो एक ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए वो एक समराइज वे होता है। क्या होता है, समराइज वे होता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी, कि हमें क्या अचीव करना है हमारी स्टडी के अंदर, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक समराइज वे में होता है ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अब चलते हैं इसके, ए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च स्टडी। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, ये जो क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं किसके, एक गुड रिसर्च स्टडी। हमें एक गुड रिसर्च स्टडी करनी है तो हमारे पास एक क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। विदाउट ए क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि बिना किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव के ए रिसर्चर इज ए एमलेस, उद्देश्यहीन और डायरेक्शन लेस होता है इन ए रिसर्च स्टडी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर
ये गुड रिसर्च प्रॉब्लम के करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, स्मार्ट लॉ फ्रॉम, यही सेम करेक्टरिस्टिक्स आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये आप आई होप ये आप लिख दोगे, स्मार्ट लॉ फ्रॉम से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड वगैरह, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं। ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट, ठीक है, ब्रॉड गोल होता है इसका, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये शॉर्ट टर्म एंड नैरो होते हैं, छोटे होते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए जनरल ऑब्जेक्टिव। किसके पार्ट होते हैं? जो जनरल ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, आप इनको देख सकते हो। बाकी मैं एक सुपरफिशियली एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त करना हमारा क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उस जनरल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन 4 सालों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमें जनरल ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त होगा। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी आगे। फिर आता है रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। देखिए, किसी को भी प्रपोज करने जा रहा है तो 2 चीज़ें होती हैं। जब मैं किसी लड़की को प्रपोज करने जाऊँगा तो वो क्या मुझे सिलेक्ट कर सकती है? या देखिए, उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो वो मुझे सिलेक्ट करेगी या फिर मुझे रिजेक्ट करेगी। तो 2 ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट करना या रिजेक्ट करना। तो इसी प्रकार से रिसर्च प्रपोजल है, इसके अंदर भी हम रिसर्च को रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो जब भी आप किसी के पास लेटर लेके जाते हो, रिसर्च क्या बोलते हैं, प्रपोजल करने जाते हो, तो कोई ग्रंथ वगैरह तो ना लेके जाते हो कि मैंने कोई डायरी भर दी, ऐसे वैसे नहीं होता ना। एक छोटा सा पेपर लेके जाओगे, उसके अंदर आपकी फीलिंग्स लिखोगे कि मैं आपको देख के मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ, आपके और मेरे साथ ऐसा फ्यूचर है हमारा, ऐसा सोच सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक छोटा कंसाइज वे होता है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ ध्यान रखना, कैसा होता है? छोटा होता है, कंसाइज वे में होता है, ठीक है। तो इसको अपन एक बारी रीड आउट कर लेते हैं, ओके। A research proposal is a concise, coherent summary of a proposed research, ठीक है। बल्कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है ना, वो क्या होता है? कंसाइज वे में होता है, ठीक है, और समरी होती है, ठीक है, प्रपोज्ड रिसर्च की। जो भी हमें रिसर्च प्रपोज करनी है उसको समरी होती है, कंसाइज वे होता है। रिसर्च प्रपोजल आर द डॉक्यूमेंट्स, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है। मैंने बताया था ना, एक लेटर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट, लेटर एक डॉक्यूमेंट्स ही होता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्चर प्रपोज टू स्टडी, मतलब कि उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा जो रिसर्चर है वो किस पर्पस से रिसर्च कर रहा है, ठीक है, किस पे रिसर्च कर रहा है, वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है। जो रिसर्च प्रपोजल की स्टेप्स क्या होती है? पहले देखिए, कोई भी रिसर्च प्रपोजल हम तैयार करते हैं तो उसकी स्टेप्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल बोले तो जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका जो टाइटल है तो वो अपन को लिखना है। और जो रिसर्च प्रॉब्लम का जो टाइटल होता है वो कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 15 से 30 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम वो लिखेंगे जो हमारे, मतलब कि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमारे रिसर्च का पर्पज़ नहीं, इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे हमें डायबिटीज़ मेलाइटस पे वर्क करना है तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा? जो भी हमारा रिसर्च है उसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इसके अंदर अपन को लिखना पड़ेगा, तीसरे स्टेप के अंदर। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। भाई, जो रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों करना चाहते हो रिसर्च। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि इससे पहले क्या क्या स्टडीज़ हो चुकी है उसके बारे में बताना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप कौन सी अपनी रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी यूज करोगे, डाटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो वो आपको बताना होगा। फिर रेफरेंस, आपने ये चीज़ें कहाँ से उठाई है वो चीज़ें बतानी होगी, ठीक है। फिर होता है लास्ट में बजट। तो बजट के बारे में आप लिख सकते हो कि हमारा जो स्टडी है उसका क्या इतना बजट रहेगा, ओके। फिर आते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? यूज़फुल टूल फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब कि एक प्रकार से यूज़फुल टूल होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। प्रोवाइड द समरी ऑफ द रिसर्च स्टडी, एक प्रकार से हमें समरी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारा रिसर्च स्टडी है उसके लिए समरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिसर्च क्या होता है। देखिए, डिफरेंस पूछा जाता है इसके अंदर, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट इज़ ए बेस्ड ऑन, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी पे बेस्ड होता है। जबकि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो किस पे होता है? न्यू कंसेप्ट पे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको पहले ही ऐसे समझा देता हूँ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो इधर देखिए आप, फॉर एग्जांपल के लिए आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, हॉस्टल में हो और आपको बनानी है पनीर की सब्जी। क्या बनानी है? पनीर की सब्जी। आपने कॉल किया मम्मी को, या जिसकी गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड को कॉल करेगा, ठीक है। तो मम्मी को कॉल किया, हमने पूछा कि मम्मी यार हमें है ना पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो क्या रेसिपी रहेगी आप बताइए मुझे। तो मम्मी ने बताया कि तुम्हें ऑयल लेना है, ऑयल को कढ़ाई में डालना है, जीरा वगैरह डालना है, और फिर उसके बाद में आपको पनीर को एक बार फ्राई कर लेना है। कुछ इस प्रकार से बताया, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कैसे बनती है, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।
तो पनीर को फ्राई कर लेना, पनीर को फ्राई करने के बाद में निकाल देना, फिर प्याज टमाटर वगैरह ये ग्राइंडर करके उसमें डाल के फिर उसको पकने देना, फिर पनीर डाल देना, ठीक है। इस प्रकार से मसाले वगैरह डाल के करना है, ठीक है। अगर आपने मम्मी की बात को फॉलो कर लिया, कंप्लीट बात को फॉलो किया और जैसे मम्मी ने आपको बताया वैसे आपने पनीर की सब्ज़ी बनाई, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो जैसा बताया वैसा हमने कर लिया, तो इसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे आपने सोचा कि यार पिछली बार मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी यार उसमें थोड़ा सा पनीर यार ज़्यादा पक गया था, तो इस बार मैं पनीर नहीं पकाऊंगा, ठीक है, फ्राई नहीं करूँगा। तो आप इस बार पनीर को फ्राई नहीं करोगे या कुछ नया मेथड यूज करोगे, अपना खुद का दिमाग लगा के उसको चेंज करोगे, तो इसको बोलेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो इसके अंदर बुकिश लैंग्वेज है उसको एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रही है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी। इस पर बेस्ड होती है थ्योरी पर, जैसा मम्मी ने बताया वैसा अपन फॉलो कर लिया, तो ये कैसा हो गई, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया। देखिए जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसको छोटे वे में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, फ्रेम बना के रिप्रेजेंट करना। और ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यू कंसेप्ट। ये किस पे बेस्ड है, न्यू कंसेप्ट। भाई आपका नया, आपने क्या ऐड किया, कुछ नई चीज़ें ऐड की उसके अंदर, अपना खुद का दिमाग लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा न्यू कंसेप्ट, ओके। इट इज़ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मॉडल। ये कैसे बना होता है, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से अवेलेबल जो मॉडल्स है उनसे बना होता है, विथ देयर ओवन एजम्पशंस, ठीक है, जो भी एजम्पशंस है उनसे होता है, एक्सपोनेंट एंड द रिजल्ट ऑफ देयर स्टडीज़। जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं वो पहले से अवेलेबल जो रिसर्च हो चुकी है उन्हीं के बेसिस पे होते हैं। इट इज़ द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मॉडल होता है, targeted to explain the associations between the major variables in a particular study। मतलब कि ये क्या होता है कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मॉडल होता है, मतलब कि खुद के द्वारा बनाया गया मॉडल होता है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है एसोसिएशन बिटवीन द मेजर वेरिएबल्स। जो भी मेजर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या करता है, एसोसिएशन बताता है इन ए पर्टिकुलर स्टडी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्रॉडर इन द इट्स अप्रोच। ये कैसी होती है, ब्रॉड अप्रोच होती है टू रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, मतलब कि एक बड़ी अप्रोच संदर्भ बताती है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। और जबकि ये कैसे होती है, नैरो होती है, डिफाइन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट ए रिसर्चर्स इज डीलिंग विथ। मतलब कि जो भी ये होती है छोटी होती है, छोटे रूप में होती है, और जिससे अभी रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है, डील कर रहा है उस चीज़ से। तो ये कैसे होगी, रिसर्च प्रॉब्लम दैट ए रिसर्चर्स इज डीलिंग विथ, जिससे अभी जो करंट में रिसर्चर है उसे डील कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है उस चीज़ को। ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड होती है। जो हमारी थ्योरेटिकल होती है वो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड होती है। जैसा कि मम्मी ने आपको पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए बताया, तो आपने वैसा का वैसा फॉलो कर लिया, मतलब कि वो पहले से क्या मम्मी ने टेस्ट की हुई थी, कई बार बनाई थी, इसलिए आपने मम्मी से पूछा, मम्मी ने सेम रेसिपी आपको बताई, तो वो क्या होगी, ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड होती है। एट टू बी द टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड, ये जो स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब कि इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है, इसको टेस्ट की ज़रूरत होती है। जनरली यूज टू टेस्ट थ्योरी एंड मॉडल होता है, जनरली यूज किया जाता है टेस्ट, किसको टेस्ट करने के लिए, थ्योरीज एंड मॉडल को, और इसका यूज़ किया जाता है जनरली यूज टू कॉन्स्ट्रक्ट फ्रेश और थ्योरीज के लिए, ठीक है, जो नई थ्योरीज होती है उसके लिए इसका यूज करते हैं। ऑफन यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और इसका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो वापस से रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैप्टर 3 लेके आएंगे। 3rd चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।